नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम राजनीतिक खबरों की। और आज जो राजनीतिक ताज़ा घटनाक्रम भादरा क्षेत्र में हुए हैं दोस्तों, उसको लेकर हम आपके साथ ये समाचार साझा करना चाहते हैं। और आज जिन घटनाक्रमों पर लोगों की नज़रें टिकी थी और जो चर्चाओं का बाजार भी गर्म था, और आने वाली सभाओं के लिए क्या चर्चाएं हैं और नेताओं में कौन किसको पछाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, किसकी सभाओं में भीड़ आ रही है और किसकी सभाओं में कुर्सियां खाली रह रही है और किसकी सभाओं में भीड़ नाम की चीज नहीं है। दोस्तों, ये सारी चीजें भादरा विधानसभा में आपको देखने को मिलेगी। सारे नेता लगे हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं, सब नेता अपनी अपनी चुनावी कैंपेन में, कि कहीं उनकी नैया पार हो जाए, उनका बेड़ा पार हो जाए, उनको इतने वोट आ जाए कि वो सम्मानजनक एक नेता की पदवी यहाँ हासिल कर सके। कुछ लोग नेता बनने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग जीतने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता ने क्या मन बनाया है, लेकिन एक चीज हम बार बार कहते हैं, वही चीजें आज भी हमें गांव में मिली। हम रोज 5-7 गांवों का दौरा करते हैं दोस्तों, और जो गांव में चीजें मिल रही है वो चीजें कहीं ना कहीं विचलित करती है इन नेताओं को। जनता की चुप्पी, हमने कई बार कहा है आपको, और जोश उन्हीं लोगों में है जो किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और आम वोटर है, आम नागरिक है, ग्रामीण क्षेत्र के आम किसान है, मजदूर हैं। उन लोगों में कोई बहुत बड़ा उत्साह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधे इन नेताओं की भीड़ देखते जा रहे हैं। इन नेताओं की सभा देखने के लिए जरूर आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, दूर बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। कोई चेहरे पर इनके भाव नहीं आते और कोई ये लोग ना ताली पीटते हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं। ये वोटर जो चुप्पी साधे हुए हैं, ये क्या करने वाले हैं? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का असर है, या फिर ये बलवान पूनिया को दोबारा सत्ता में लाने का एक जरिया है? दोस्तों, ये क्या हो सकता है, इसको लेकर भी हम आज आपके सामने खुलकर बात करने वाले हैं। और हम आज ये भी बताएंगे आपको, जिस प्रकार से चुनावी कैंपेन चल रही है, बलवान पूनिया के लिए सबसे बड़े कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं या कोई वो फायदे में ला रहे हैं उनको, और संजीव बेनीवाल के लिए क्या फायदा और नुकसान है, और अन्य नेताओं में तेजी के साथ कौन बढ़ रहा है, ये भी हम बात करेंगे। तेजी के साथ निचले पायदान से ऊपर की ओर कौन कौन नेता आ रहे हैं, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हम इनके चुनावी कैंपेन की, इनकी आज कहाँ कहाँ सभा हुई मुख्य मुख्य नेताओं की, उसको लेकर भी बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ और छत्तीसगढ़ का भी दूसरे चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया। पहले चरण में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उनकी उनके लिए मतदान हुआ था, और आज शेष बची सभी सीटों के लिए, अर्थात 70 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ और सभी 330 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में आज चुनाव प्रचार एक प्रकार से संपन्न हो चुका है। अब 3 दिसंबर को सबके एक साथ नतीजे आएंगे। राजस्थान में भी 25 नवंबर को चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में और चरम की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे नेताओं के प्रचार प्रसार चरम पर चढ़ रहे हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं नेता, वहीं चुनाव भी चरम की ओर बढ़ रहे हैं। अब मात्र गिनती के दिन है, आज 17 नवंबर बीत चुकी है। नेताओं का प्रचार प्रसार आज के लिए रात्रि को 10 बजे समापन हो जाएगा। अब उसके बाद में दिन 8 बचेंगे और 8 में से 2 दिन पहले प्रचार प्रसार समाप्त। दिन बचे हैं 6 ताबड़तोड़ जनसभाएं करने की, और सभी नेता साथ में लगे हैं अपनी एक बड़ी जनसभा के साथ यहाँ एक फाइनल मैसेज देने के लिए।
और वो फाइनल मैसेज क्या जाएगा वो तो इनकी 22 तारीख को 21 तारीख को जो सभा होगी उसमें पता लगेगा। लेकिन अभी उसके लिए निमंत्रण दे रहे हैं गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, वार्ड वार्ड, ये लोग, ये नेता अपनी सभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या इनकी सभाओं में होने वाला है उसके बारे में भी थोड़ी बात जरूर करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन सा नेता आगे बढ़ रहा है। आज जितने नेता है, बैलेट पेपर में जो 10 नाम है उनमें से कौन कौन नेता आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र जलंधरा तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले सबसे बड़े नेता बने हैं। राजेंद्र जलंधरा आखिर वो किसके वोट काट रहे हैं। वो तेजी के साथ उनकी चुनावी कैंपेन जो आगे बढ़ती जा रही है और उनके समर्थकों की संख्या, उनके वोटरों की संख्या बढ़ रही है, तो वो किसको ढा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। संभवतः वो बहुत ज्यादा अगर नुकसान की बात करें तो बलवान पूनिया के उस 82,000 के पहाड़ को वो नीचे से खोद रहे हैं और संजीव बेनीवाल के भी वो वोट तोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अनुपात अगर देखें तो वो बलवान पूनिया के वोट बैंक में बड़ी सेध लगा रहे हैं, क्योंकि संजीव बेनीवाल तो खुद 60,000 वोट लिए थे भाजपा के, वो तो खुद दूसरे नेताओं के वोट बैंकों में सेध लगा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 नेताओं की। वो 3 नेता कौन कौन से हैं जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र जलंधरा की हमने बताई, सबसे ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले नेता है राजेंद्र जलंधरा। वो कितने वोटों तक उनका काफिला, उनका कारवां जाकर रुकेगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना जो टारगेट है वो टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब जालेंद्रा दावे करते हैं कि वो 30,000 से कहीं अधिक वोट लेकर जाएंगे। मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, राजेंद्र जलंधरा स्पष्ट कहते हैं, और मेरी इन किसी भी कांग्रेस, बीजेपी या माकपा वालों से टक्कर नहीं है और मुझे बड़ी संख्या में वोट देकर ये क्षेत्र की जनता विधायक बना रही है। इतने आशावादी नेता हैं। देखते हैं कहां उनका काफिला रुकता है। और सुखदेव सिंह शेखावत जो उनके साथ आए, शीला शेखावत ने जो रामगढ़ में उनको समर्थन दिया, उसका कितना असर हुआ है। बेशक उसका असर हुआ है, सुखदेव सिंह शेखावत का नाम ही पर्याप्त है, क्योंकि वो 2013 में चुनाव लड़े थे तो 33,666 वोट उन्होंने लिए थे, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा था। लेकिन किसी नेता के कहने से बहुत ज्यादा वोट जो है किसी दूसरे के ट्रांसफर नहीं हुआ करते हैं। हाँ, कुछ वोटों का कुछ प्रतिशत वोट बैंक जो है वो इधर उधर कर सकते हैं ये नेता, इतना लगभग तय है। लेकिन बार बार कह चुके हैं सुखदेव सिंह शेखावत, जो बलवान पूनिया को हराएगा, मेरा यही काम है, मेरे कार्यकर्ताओं का यही काम है, मेरे जो समर्थक है उनका यही काम है, और वो काम करेंगे जो बलवान पूनिया, जिससे हार हो बलवान पूनिया की। तो देखते हैं दोस्तों, दूसरा नाम बताते हैं आपको, बजरंग सहारण। ये नाम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बजरंग सहारण के चुनावी कैंपेन में कोई गिरावट आ रही है, ये भी अपना मत प्रतिशत बढ़ाते जा रहे हैं, उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ रही है। और तीसरे बड़े आगे बढ़ने वाले जो नेता है वो है अजीत बेनीवाल, कांग्रेस के नेता, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी, लेट टिकट मिली थी, लेकिन लेट लतीफ के बाद भी ये नेता जो है वो अब छाने लगे हैं और कांग्रेस का वोट बैंक भी काफी बड़ा है। क्यों ना छाए, क्यों ना वो आगे बढ़े, क्या रीजन है? ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो आगे ना बढ़ पाए। अब उनको बहुत से कांग्रेसी परिवार जो इधर उधर लग गए थे वो उनके साथ वापस आए हैं, और बड़ी संख्या में यहां भी नुकसान माकपा को हो रहा है, बलवान पूनिया को हो रहा है, क्योंकि ये जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो कन्वर्ट हुआ था माकपा में। उसी के दम पर बलवान पूनिया बादशाह बने थे, यहाँ विधायक बने थे, और दूसरे इस चुनाव में वो फाइट में से दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब अगर अजीत बेनीवाल कुछ थोड़ा सा भी आगे और बढ़ गए तो यहाँ सारे के सारे समीकरण धराशायी हो जाएंगे बलवान पूनिया के। और उनकी गांव में लीड लेने की जो एक सपना था उनका दूसरे इस चुनाव में,
वो धराशायी हो सकता है। सबसे ज्यादा बड़ी लीड है गांव में आज भी संजीव बनी। हम विश्वास के साथ नहीं कहते, किसी नेता का एक का फेवर नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई नेता आगे है, जनता उसको आगे रखे हुए हैं और पूरे विधानसभा में उनकी चर्चा है, तो हम भी क्यों ना करें। हम ईमानदारी के साथ बताएंगे। अगर कोई तेजी के साथ निचले पायदान के नेताओं में बढ़ने वाले हैं तो राजेंद्र जलंधरा, अजीत बेनीवाल और यहाँ बजरंग सारण है। हमने नाम औरों का नहीं लिया, लेकिन सभी अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। निचले नेता आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 82,204 वोटों का जो पहाड़ था, जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, वो कितनी प्रभावी है ये तो जनता बताएगी। और 25 तारीख को जब वोटिंग होगी और 3 तारीख को नतीजे आएंगे, उसी समय पता लगेगा। लेकिन अंदाजा जो है चुनाव किस ओर जा रहा है, किस मार्ग में जा रहा है, इस मार्ग में क्या क्या रुकावटें हैं, कैसी सजावटें हैं, ये तो कम से कम दिखाई दे जाता है इन चुनावी कैंपेनों में, इन नेताओं की भाग दौड़ में, इन नेताओं की जनसंपर्क वाली सभाओं में। लेकिन कुछ ट्रेंड बढ़े हैं, हमने कल भी बताए थे। फूल मालाएं, जेसीपी से फूल बरसाने की, मालाएं पहनने का, गानों का, जो गाने गाकर नेता का बखान करते हैं, अनाउंस होते हैं, वो ये ट्रेंड इस बार बढ़ा है। और सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है। एक एक खबर सोशल मीडिया पर इन नेताओं की तरफ से अपनी अपनी जो आईटी सेल है उसके द्वारा दोस्तों सारे के सारे कार्यक्रम जारी होते हैं। और एडवांस में सारे कार्यक्रम, कल कहाँ कहाँ नेता दौरा करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम आपके सामने आज शाम को ही आ जाते हैं। और एडवांस में बहुत से नेता तो एडवांस में ये कार्यक्रम 10-10 दिन के डाले हुए हैं सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। अब हम बात करें महंत रूपनाथ। अभी संजय चौक पर उनकी एक सभा चल रही थी महंत रूपनाथ की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भरसक प्रयास कर रहे हैं, बेशक भीड़ ना हो, लेकिन वो गांव गांव ढाणी ढाणी अपना मिशन और पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं। और हाईटेक तरीका है, सबसे ज्यादा हाईटेक तरीका आम आदमी पार्टी का है। वो कैसेट्स लगाए हुए उनकी गाड़ियां होती है और वो गाड़ियां गांव में रुक जाती है और पिक्चर के से जैसे वो गाड़ी के ऊपर स्क्रीन चलती है और केजरीवाल बोलते हैं और अपनी योजना, अपनी घोषणा, अपना एजेंडा जो है वो क्लियर करते हैं और लोग सुनते भी है क्या क्या एजेंडा है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी का राजस्थान में इस बार तो कतई नहीं दिखाई दे रहा। तीसरी ताकत के लिए राजस्थान का ये चुनाव है ही नहीं और उसका असर इन विधानसभाओं पर भी पड़ता है। जैसे भादरा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भाजपा और भादरा में माकपा भी है, कांग्रेस भाजपा और भादरा में माकपा भी है। तो इन्हीं के बीच टक्कर होनी है, इन्हीं के बीच ये पूरा चुनाव है। लेकिन ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है ये समीकरण बिगाड़ने में बड़े मास्टर और प्रभावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसके समीकरण बिगाड़ेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे। अभी हमारी इसमें पूरी पड़ताल चल रही है कि ठीक ठीक ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात करें बसपा के रामनाथ शर्मा की, भरसक प्रयास कर रहे, अपना चुनावी अभियान ताबड़तोड़ चलाए हुए हैं। एएसपी से मुकेश चोपड़ा ताबड़तोड़ अभियान अपना जारी है, घर घर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। एक एक घर में मुकेश चोपड़ा जा रहे हैं, कोई सभा नहीं कर रहे, कोई नुक्कड़ सभा नहीं कर रहे, एक एक घर में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपनी पार्टी की रीति नीति बता रहे हैं, अपना एजेंडा बता रहे हैं और अपनी क्या कर सकते हैं वो घोषणा पत्र जो अपना एक बनाया हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। और बलवान पूनिया की जो शासनकाल है उसकी कमियां बता रहे हैं। जेजेपी से कार्तिक के डूडी भी जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। ये नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जैसे कार्तिक डूडी ने डूंगरवास में शानदार सभा की और भी कई गांव में इनकी सभाएं लगातार चलती रहती है। अपने अपने स्तर पर ये नेता बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे तेजी के साथ जो बढ़ रहे हैं वो राजेंद्र जलंधरा है, अजीत बेनीवाल है, बजरंग सारण है। अब हम दोस्तों बात करेंगे, मुख्य टक्कर वाली भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आज और कल जो कई घटनाक्रम हुए नौर में, जैसे राहुल गांधी आए, तो राहुल गांधी का असर भादरा सीट पे भी पड़ता है, पूरे हनुमानगढ़ जिले की सीटों पर पड़ता है। जब वो कोई पार्टी का बड़ा नेता आता है तो
कितना असर हुआ है कांग्रेस की इस सीट से, बादरा विधानसभा से राहुल गांधी का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे के पूरे जिले और आसपास की सीटों को साधने का प्रयास भी भरसक किया। और आज एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी आए हरियाणा के, उनका सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे बाईपास पर भाजपाइयों ने स्वागत भी किया। कप्तान मीनू बेनीवाल भामाशाह कल आने वाले हैं। क्षेत्र की जनता उनका पलक पावने बिछाकर इंतजार कर रही है और भाजपाई विशेष तौर से उनका इंतजार कर रहे हैं। आज आने वाले थे लेकिन कल से विधिवत वो भाजपा की कमान संभालने वाले हैं। तो कितना वो ट्विस्ट ला सकते हैं, इस कैंपेन को कितना तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और क्या रणनीति अब वो लेकर आए हैं और किस रणनीति के तहत वो संजीव बेनीवाल को की नैया पार लगाने वाले हैं, ये तो देखने वाली बात है। और जब उनसे मिलेंगे तो जानने का भी प्रयास करेंगे। अक्सर मीडिया से इस प्रकार वो रूबरू भी नहीं होते हैं और कोई ज़्यादा भाषण ठोकने वाले नेता भी नहीं है, दिल की बात करने वाले हैं, दिल के भामाशाह है, लोगों की मदद करते हैं जमकर, गरीबों का वो हरदम ख्याल रखने वाले नेता है। तो इसके अलावा बात करें, कल राहुल गांधी जो आए थे, अब्बे चौटाला भी गांधी में 2-3 दिन पहले आए थे। तो बड़े बड़े नेताओं का आने का सिलसिला लगातार भादरा में जारी है। और 22 तारीख की मीटिंग में कौन से बड़े नेता आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में राजनाथ सिंह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री, बहुत बड़े नेता हैं। संजीव बेनीवाल के समर्थन में यहाँ वो सभा करने वाले हैं। कितनी भीड़ होगी, सभा की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सुनने में आया कि ये ऐतिहासिक सभा होने जा रही है भाजपा की। तो कितनी बड़ी सभा होगी, हमारी नजरें इस पर भी बनी रहेगी। बलवान पूनिया की 22 नवंबर की सभा, सीताराम येचुरी आने वाले हैं, सर्वसर्वीय राजस्थान के सबसे बड़े नेता सीपीएम के माने जाते हैं। तो वो बलवान पूनिया के वोट मांगेंगे, उनके समर्थन में अपील वोटों की करने के लिए सीताराम येचुरी आने वाले हैं। राजेंद्र जलंधरा की सबसे बड़ी सभा 21 नवंबर को होगी, उनका जन्म दिवस भी है। कोई बड़े नेता की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन राजेंद्र जलंधरा भी लगे हैं। इस सभा में भी बड़ी भीड़ होने की आशंका है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वास के साथ ये कहा जा रहा है। देखते हैं कितनी बड़ी सभा होती है। बजरंग सहारण भी महापंचायत करने वाले हैं वोटिंग से ठीक पहले। तो ये 4 सभाएं तो होने वाली है। इसके अलावा कोई नेता बड़ी सभा करेगा, बसपा के कौन किसको बुलाते हैं? और आम आदमी पार्टी का बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ भादरा में आ सकते हैं। तो गिनी चुनी सीटें उन्होंने राजस्थान में दी है और उनको अगर नहीं संभालेंगे तो उनको फिर वोट बैंक उनका कैसे बढ़ेगा? तो केजरीवाल भी भादरा आ सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को आप देखेंगे मात्र इन 6 दिनों में बहुत बड़े बड़े नेता भादरा की धरती पर, इस राजनीतिक की धरती पर आने वाले हैं। तो हमारी नज़रें इसको लेकर बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस एक चीज़ का जो कि जब राहुल गांधी नौर में आए और अशोक गहलोत भी आए तो एक भाषण जो है वो चर्चा का विषय बना है दोस्तों। उसका भी हम यहाँ आपके सामने उसको बताए देते हैं। वो भाषण जो था वो विधायक अमित चचान भी बोलकर गए थे। 14 सिंचाई से वंचित जो गाँव की समस्या है उसके लिए था। नौर में भी 14 गांव है, भादरा में भी 14 गांव है, 2 तारनगर के गांव है। 30 गांव की ये सिंचाई से वंचित गांव की ये बड़ी समस्या है। उसको लेकर क्षेत्र की राजनीति गर्माती रहती है और नेता इस राजनीति को माध्यम बनाकर विधायक भी बनते रहे हैं। तो इसको लेकर क्या बड़ी बात हुई जो चर्चा का विषय बनी है? अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में बहुत बड़ी बात कह दी जो कि बलवान पूनिया के लिए कहीं ना कहीं नाको चने चबाने जैसी है। और भादरा में उनकी पूरी चुनावी कैंपेन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाने वाली और बट्टा लगाने वाली है। वो कह रहे थे कि हम चूक गए, सिरे नहीं चढ़ा पाए सिंचाई से वंचित गांवों की इस योजना को, इसका हमें दुख है। इसके मायने क्या है? तो क्या वो 100 करोड़ बजट और वर्चुअली उद्घाटन यहां जनता को बरगलाने के लिए था, यहां जनता को मूर्ख बनाने के लिए था? और क्या यही कारण है
कि ये जो बागड़ बेल्ट है और सिंचाई से वंचित जो गांव है 14, यहां संजीव बेनीवाल की लहर चल रही है। क्या ये रीजन हो सकता है? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है, चर्चाएं थी, हमने इसके ऊपर खुलकर आपको वो चीजें तो नहीं बताई, लेकिन जब अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री कैडर, मुख्यमंत्री जैसे नेता ऐसा बोलते हैं तो इसके मायने होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको टीस होती है। लेकिन बलवान पूनिया जिस विश्वास के साथ लोगों को कह रहे थे, तो उस बयानों का क्या हुआ? अरे वहां तो रंग और गुलाल से होलियां खेली गई मुंदड़िया बड़ा में। उससे पहले भी कितनी बार सभाएं हुई इसी सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई से जोड़ने के लिए। मालाएं पहनाई लोगों ने, रुपयों की मालाएं पहनाई, फूलों से स्वागत किया, रंग और गुलाल से होली खेली गई, खुशियां मनाई गई, ढोल नगाड़े, बड़ी सभाएं, लाखों का खर्चा किया गया। वो क्या सब मिथ्या था, सब झूठ था, जनता को बरगलाने का एकमात्र जरिया था। मन में कुछ और था लेकिन दिखावा कुछ और कर रहे थे। क्या ये यही माना जाए? इसके मायने यही निकाला जाए? अमित चांद ने भी इसके ऊपर अपनी मोहर लगाई कि बिल्कुल वो सिंचाई से वंचित गांव के लिए इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सके, जो कि नौर बाजरा की बहुत बड़ी एक आशा और उम्मीद की किरण थी। तो क्या इसका बलवान पूनिया को यहां नुकसान नहीं होगा? बागड़ बेल्ट में वैसे भी उनकी हवा बहुत खराब है, गांव में लोग उनको बहुत कोस रहे हैं। तो क्या बागड़ बेल्ट बलवान पूनिया के पूरे कैरियर पर भारी पड़ेगा? बड़ा सवालिया निशान नहीं है क्या? दोस्तों इसके ऊपर हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे, लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट आपको बागड़ की हम अब दिखाने वाले हैं। कल बागड़ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बागड़ के लोग क्या समझते हैं, क्या मानते हैं और क्या करने वाले हैं, किसकी लहर चल रही है या नहीं चल रही है, या वो भी झूठी है, संजीव बेनीवाल की लहर भी झूठी है क्या? हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको कल बताने वाले हैं। तो बागड़ की उस ग्राउंड रिपोर्ट को कल आप जरूर देखिएगा। हम कई गांवों की वो ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेकर आने वाले हैं, धरातल की ईमानदारी से निष्पक्ष रिपोर्ट, जिसमें आम आदमी को वो आम सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों जो ये बड़ी सभा नौर में हुई, उसका कांग्रेस को क्या बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी हम आगे हमारी नजरें बनी। अभी चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस विषय पर जो सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है इन चुनावों में। आखिर बलवान पूनिया इतने शानदार विकास कार्यों के बावजूद बैकफुट पर क्यों दिखाई देते हैं? सट्टा मार्केट में अब तक नंबर 1 पर क्यों नहीं आए? वो चर्चाओं में अब तक नंबर 1 पर क्यों नहीं आए? वो लहर कसूती इस बार क्यों नहीं लोगों के दिलो दिमाग पर कहर बनकर टूट रही, या फिर वो जहन में नहीं बैठ पा रही? कहर बनकर तो टूट ही रही है, लेकिन जहन में वो जगह नहीं बना पा रही। तो इसके क्या रीजन है दोस्तों? भाषा का गिरता स्तर। किन किन नेताओं ने अपनी भाषा का स्तर गिराया है? आपसे कतई ये अनभिज्ञ नहीं है आप इससे, और आप भली भांति ये जानते, आपने उन नेताओं के सुने भी होंगे बहुत से भाषण, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार कि किन नेताओं ने क्या कहा, क्या भाषा का स्तर रहा और किस नेता के सबसे ज्यादा इस प्रकार के अमर्यादित बोल रहे। बलवान पूनिया की घमंडी छवि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर बन रही है। भाषा का गिरता स्तर भी बड़ा फैक्टर है, और खास नजदीकी लोग 50-60 संख्या में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामी लोग बलवान पूनिया को क्यों छोड़कर चले गए? बलवान पूनिया उनके ऊपर क्यों नहीं बोल पाते हैं, और वो अपना गुस्सा अब संजीव बेनीवाल या अन्य मंचों पर क्यों निकाल रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया बलवान पूनिया ने? ऐसी कौन सी चीज है जो उनको रास नहीं आ रही है? ये बलवान पूनिया को कम से कम खुलासा करना चाहिए। अगर वो बलवान पूनिया को गलत राह पर चलाने की चेष्टा कर रहे थे और उनको दरकिनार किया गया, तो लाइव आकर बताना चाहिए।
अपने भाषणों में इसको लेकर बताना चाहिए। और अगर आप उनके विकास की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, या आप उनकी जो यहाँ एक प्रकार से उनकी जो इच्छा थी कि हमारा नेता ऐसा हो, आप उस छवि पर खरे नहीं उतरे, तो क्या ये कमी आपकी, आप स्वीकार करेंगे इसको? और आपने प्रयास क्यों नहीं किए उनको वापस लाने के लिए? एक बहुत बड़े नेता खास वो भी नाराज हो गए थे, वापस मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक प्रशासनिक अधिकारी को उनके घर जाकर उनके साथ वार्ता करके उनको मनाकर वापस लेकर आया गया। ये स्थिति हो रही है। और उनका एक दायां बायां खास नेता कहीं ना कहीं मिन्नू बेनीवाल के और मिन्नू बेनीवाल के खास लोगों के संपर्क में भी है। तो क्या ये स्थितियां बलवान पूनिया को भीतर से खोखला नहीं कर रही? उनको चिंताएं नहीं हो रही? और वो अपनी मीटिंगों में, भाषणों में अभी भी नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, ज्यादा समय उनको कोसने में लगाते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि भादरा की जनता इस बार राष्ट्रीय नीति के ऊपर, राष्ट्रीय चीज के ऊपर अपना वोट डालने जा रही है? उनको यहाँ की समस्याओं से कोई उनका वास्ता नहीं है। लोग 4-5 सालों से खारा पानी पीने को मजबूर है। कितनी बीमारियां इससे होती है, बोरवेल का पानी कितना हानिकारक हो सकता है, आपने सोचा है? गटर का पानी शहर के लोग पी रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर बनकर इस बार बलवान पूनिया को भूत के रूप में डरा रहे हैं। बदले की भावना, रड़क निकालने की गलत नीति और गलत राजनीति भी बलवान पूनिया के लिए इस बार बड़ी घातक सिद्ध होने जा रही है। इन चुनाव में तो यही देखा जा रहा है। नशे की गोलियां बिक्री हो, चंदा तस्कर और चंदन के तस्कर, नशे की गोलियां, चिट्टा आदि ये चीजें भी हैं जो उनको कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा बनाए हुए और उनको नुकसान पहुंचा रही है। ये भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। और पूर्व में 1.5 साल पहले दलित परिवारों के साथ कई गांवों में जो घटनाएं हुई, वो आज भी दलित परिवार नहीं भूले हैं और विपक्ष उसको आज भी मुद्दा बनाए हुए है। संजीव बेनीवाल छोड़ने वाले नहीं है। ये सारे मुद्दे संजीव बेनीवाल अपनी बैठकों में, सभाओं में उठाते हैं। जितना मौका संजीव बेनीवाल को मिल रहा है बलवान पूनिया पर प्रहार करने का, वो चूक नहीं रहे हैं दोस्तों। इसको कुशल राजनीति उनकी मानी जाए या मौका परस्ती मानी जाए कि मौका है, ढालो। अब बलवान पूनिया दबाव में है, ढालो। अब क्या मानी जाए? आप इसका भलीभांति फैसला कर सकते हैं, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। अगर संजीव बेनीवाल की ही बात चल रही है तो उनके बारे में कहूंगा, बड़ी भाषण शैली में सुधार करने वाले हैं। बोला कि उनका भी 98 का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, वो खुद बोलते हैं, वो खुद कहते हैं बहुत सी कमियां रही होगी और उसके लिए 2 योजना जनता ने मुझे सबक सिखाया, आपने मुझे रगड़ा कि नहीं रगड़ा। ये संजीव बेनीवाल भी बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि 1998 में उनका कार्यकाल अनुभवहीनता के भेंट चढ़ गया था। लेकिन 2013 के कार्यकाल की वो बात करते हैं, क्यों ना करें। उनके कार्यकाल में अच्छे खासे विकास हुए और वो बलवान पूनिया को चुनौती भी देते हैं अपने संबोधनों में। आए मूर्ति चौक पर बैठकर अपने विकास कार्य ले आए और मेरे 2013 के विकास कार्यों के साथ कंपैरिजन करें। एक एक विकास कार्य के ऊपर खुलकर चर्चा होगी। तो क्या इसके लिए बलवान पूनिया तैयार है? इसको लेकर बलवान पूनिया क्यों कंपैरिजन नहीं करना चाहते अपने संबोधनों में? ऐसी बात क्यों नहीं करना चाहते? या फिर बाबूजी बाबूजी कहकर कोई अन्य भाषणों का रुख मोड़ देते हैं? अधिकांश तो समय वो मोदी को कोसने में, गाली देने में लगा लेते हैं। तो भाजपा को गाली देने से, पीएम मोदी को गाली देने से क्या यहां बलवान पूनिया अपना भला करने वाले हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, लंबे समय से हम मीडिया क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं। 30 वर्षों का मेरा मीडिया क्षेत्र का कार्यकाल है। लेकिन यहां जिस नेता ने जनता की नब्ज को नहीं पहचाना और जनता की नब्ज को नहीं पहचान कर घमंड की, रड़क की राजनीति और इस प्रकार की राजनीति, जो भाषा का स्तर भी गिरा हुआ, आदि आदि मैंने जो बताई, ऐसी राजनीति करते हैं, व्यवहार में अपने चेंजिंग लाते हैं, वो नेता जनता की नजरों से
वापस ओंजल होने की ओर अग्रसर हो जाता है दोस्तों। हमने तो ऐसा ही देखा है, वो ज्ञान सिंह हो, वो लालचंद डूडी हो, वो सुरेश चौधरी हो, जयदीप डूडी हो, या स्वयं अब संघर्ष कर रहे संजीव बेनीवाल हो, सभी नेता इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो बलवान पूनिया फिर कौन से कोई बड़े नेता है या फिर आसमान से उतरे हुए नेता नहीं है। वो भी यहाँ इस मिट्टी से जन्मे और यहाँ से राजनीति सीखकर आगे बढ़े हुए नेता है, लेकिन जनता की नब्ज वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो उनसे रूठ गए, जो उनसे नाराज है, वो क्यों नाराज है, ये इस रीजन पर वो बात क्यों नहीं करना चाहते, जबकि अन्य नेताओं का कारवां बढ़ता जा रहा है, उनसे कोई नाराज है ही नहीं। और इक्का दुक्का उनसे जो नाराज है तो वो कहीं खुलकर उनके मंचों पर नहीं आ रहे, या बलवान पूनिया के मंच से वो अपनी टीस नहीं निकाल पा रहे, या अगर निकाल पा रहे तो उनको फिर वो प्रमोट आगे क्यों नहीं कर पा रहे बलवान पूनिया, कि मेरे दुश्मन तो मेरे जो दोस्त थे वो दुश्मन के साथ मिलकर वो अपनी दुश्मनाई निकाल रहे हैं, लेकिन उनके दोस्त थे वो मेरे पास आ गए तो उनको वो क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे। ये राजनीति है, और राजनीति बड़ी एक प्रकार से मैं कहना नहीं चाहता अच्छी भी होती है, लेकिन राजनीति में गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप सोच नहीं सकते उतनी निचले गहरे स्तर की राजनीति गंदगी से भरी हुई भी मिलेगी आपको। और राजनीति का चरम भी एक अलग बहुत से पहले पुराने नेताओं ने दोस्तों दिखाया है इस भारत को, इस जनता को। वो मार्गदर्शक बने हैं एक प्रकार से राजनीति के, और प्रेरणा का स्रोत बने हैं युवाओं के लिए। वो राजनीतिज्ञ कहाँ है वो आजकल राजनीतिज्ञ? आजकल भाषा का स्तर गिरता जा रहा है और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो कोई नेता ना हो, कोई भामाशाह हो, उनके लिए भी ना जाने कैसे कैसे शब्दों से बोला जाता है। कितने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा, ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनता को सीधे प्रभावित कर रहा है दोस्तों ये चीज। ये जो भाषा शैली है, व्यवहार है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बातचीत में आप क्या दर्शा रहे हैं, एक्टिविटी क्या है आपकी, वो सीधे सीधे जनता पर असर कर रही है। तो कुल मिला के संजीव बेनीवाल के लिए हम आपको अगर बोल रहे थे तो भाषण शैली में उन्होंने सुधार किया है। आजकल के युवा जिस तरह के भाषण चाहते हैं उनका समावेश वो अपने भाषणों में किया है। कई प्रकार के दोहे और शेर व शायरी भी वो यदा कदा अपने भाषणों में बोल देते हैं और वो जनता को पसंद भी आ रही है। और एक चीज़ मैंने देखी है, इसी से हम बार बार बोलते हैं कि संजीव बेनीवाल की लहर क्या ये प्रचंड होने जा रही है। गांव में घंटों तक संजीव बेनीवाल के लिए सभा के रूप में इंतजार करते हैं लोग। अगर 12 बजे का टाइम कहीं सभा का है तो 2 बजे 2 घंटे बाद भी सभा होती है, 2-2 3-3 घंटे उनका इंतजार करते हैं लोग। ये क्या है? क्या ये परिवर्तन की ओर इशारा है, या फिर जनता का जो मन जनता ने बनाया है उसका एक जीता जागता सबूत हम देख पा रहे हैं? ये क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चीजें हम आपको गांव में देखते हैं वो आपको दोस्तों इस 7 बजे के बुलेटिन में बताने का प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। और जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसकी भी हम चर्चा क्यों ना करें। अब हम दोस्तों बात करेंगे इन नेताओं की चुनावी कैंपेन की, और संजीव बेनीवाल से शुरुआत करते हैं। जिज्ञाश्री छोटी और जिज्ञाश्री बड़ी, अलाइला, शोरा टाडा, मालकस, भाडी, पालड़ी, रामबास, किराड़ा आदि में अभी भी उनकी सभाएं चल रही है। चौबारा, अनूप शहर, ये इनकी सभाओं में आज गांव की लिस्ट है। अनूप शहर तक वो गांव में देहात में आज पहुंचेंगे। 10 बजे तक की ये सभाएं, ये नेता ना जाने कहां से इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा लेकर आते हैं। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर निकलते हैं। अकेले संजीव बेनीवाल नहीं, बलवान पूनिया भी जबरदस्त उनकी मीटिंगों में उत्साह देखा जा रहा है और जबरदस्त उनकी ऊर्जा देखी जा रही है दोस्तों। भीड़ बलवान पूनिया की मीटिंगों में भी कम नहीं है, लेकिन ये कारवां फिर कहां जा रहा है, क्या उतार चढ़ाव है। सट्टा मार्केट के भी हम बराबर आपको बताते हैं भाव अभी भी वही चल रहे हैं जो हम आपको कल बता रहे थे। जो गैप अभी चल रहा है वो आज भी वो गैप बरकरार हमने देखा।
तो बलवान पुनिया न्यांगल, सरदारगढ़िया, मलसीसर, मैलिया, मुंदड़िया छोटा, मुंदड़िया बड़ा, जिज्ञासरी छोटी, अलाइला, श्योराटाडा, राखी और वार्ड नंबर 34 और किसान कॉलोनी आदि में उनकी सभाएं निर्धारित है। इन गांवों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क बलवान पुनिया ने आज किया। तो दोनों का बागड़ बेल्ट पर लगातार प्रयास है कि बागड़ बेल्ट, संजीव बेनीवाल चाहते हैं कि मेरी लहर ये टूटने ना पाए बागड़ में, और बलवान पुनिया चाहते हैं कि बागड़ में वो ठीक ठाक प्रदर्शन करे या पुनः वो चीज पाए जो पहले बागड़ के दम पर वो विधायक बने थे। तो ये प्रयास उनका लगातार जारी है। राजेंद्र जलंधरा की बात करें तो बिरानी, भोलावास, लाखनवास, भैरूछानी, बिरान, मोटसरा आदि गांवों में इनकी सभाएं आज हुई। ताबड़तोड़ सभाएं हैं। तेजी से आगे बढ़ने वाले नेता है राजेंद्र जलंधरा। बजरंग सारंगी, पटवा, बिरानी, रतनपुरा, डाबड़ी, छानीबड़ी, गोरखटीला, गोगामेड़ी और बरवाड़ी आदि गांवों में जबरदस्त सभाएं थी। महंत रूपनाथ भी कस्बा क्षेत्र में और कई गांवों की भी सभा की। आज भादरा क्षेत्र में वो सभाएं कर रहे हैं। कार्तिक के डूडी भी डूंगरवास आदि में सभाएं कर रहे थे। और मुकेश चोपड़ा की बताया घर घर वो संपर्क कर रहे हैं। रामनाथ शर्मा गांव में ताबड़तोड़ अपना चुनावी अभियान चलाए हुए हैं। तो ये नेता भरसक प्रयास कर रहे हैं, सारे के सारे लगे हैं। अपना अपना प्रयास जितना हो वो सार्थक करना चाहते हैं। मैक्सिमम वोट लेना चाहते हैं, मैक्सिमम चरम छूना चाहते हैं वो, कि नाम हो उनके आगे शर्म ना लगे। और कई नेताओं का तो दोस्तों जमानत जब्त ना हो जाए, ये भी प्रयास है। और जमानत बचाने वाले कितने नेता होंगे ये देखने वाली बात है। अभी कितने लग रहे हैं आपको भी पता है। आगे इसमें क्या चेंजिंग आएगी। 6 दिन ताबड़तोड़ जो जनसंपर्क और जनसभाएं होगी उसमें क्या चेंजिंग आ सकती है हम आपको बताएंगे दोस्तों। हम जो गाँव में जाते हैं गाँव की बारीकी से आपको खबर बताएंगे। आज भी 6-7 गाँव में गए। बेशक मैं आपको कई बार गाँव के नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन हम गाँव में आज लाखनवास में भी हमारा सघन दौरा था। और हमने श्योराटाडा हो, मालकस हो, पालड़ी हो, भाडी हो, इन गांव में भी हम गए। डुंगराना में भी हम गए। आज बांगवा गांव में भी हम गए। डोबी गांव में भी हम गए। तो कई गांवों का हमने दौरा किया। जितपुरा गांव में भी हम गए। अमरपुरा जोगियाड़ा गांव में भी हम गए। तो कई गांवों का हमारा दौरा रहा। बेशक कई गांवों में हमारा समय जो है वो सीमित रहा। कई गांवों में कुछ ज़्यादा समय भी हमने बिताया। कई 1-2 नेताओं की सभाओं को भी कवर किया। तो गांवों से जो चीज़ें निकल कर आ रही है, वो चीज़ें जो इशारा कर रही है, वो अब तक जो चल रहा है उसी पर मोहर लगाती हुई और उसी को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या बरकरार रहेगी ये स्थिति आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात है दोस्तों। हमारी नज़रें भी इसके ऊपर बनी रहेगी और पल पल की विधानसभा की खबरें आपको देंगे। नौर विधानसभा में अगर बात करें तो कांटे की टक्कर है। जब राहुल गांधी आए तो अमित चचान को इसका भरपूर फायदा मिलना स्वाभाविक सा जान पड़ता है। राजगढ़ में तिकोनी कांटे की टक्कर बनकर उभर रही है और यही हाल तारानगर विधानसभा का है। आमने सामने की टक्कर राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र बुडानिया के बीच है। तो क्या होगा इन टक्कर में और हनुमानगढ़ जिले की कितनी सीटों पर किस प्रकार की टक्कर है, ये सारी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। विशेषकर हम आपको नौर, भादरा, राजगढ़, तारानगर 4 विधानसभाओं की खबरें विस्तार से बताने के लिए ये 7 बजे का बुलेटिन रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। 17 नवंबर को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों ये भी बताएंगे, लेकिन इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि अभी मैं आपसे विदा लूँ उससे पहले हमारे 7 बजे के बुलेटिन को आप अपनी फेसबुक वाल पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतना कष्ट आप हमारे लिए ज़रूर उठाइएगा ताकि हमें इसका फ़ायदा मिले और आपको हम अच्छे, ताज़ा और निष्पक्ष ईमानदारी के साथ समाचार आपके सामने लेकर आते रहें इसी प्रकार से। तो 17 नवंबर को 1928 को आज के दिन निधन हुआ था दोस्तों लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी का।
और आज के दिन एक ऐसी हिंदू शख्सियत का भी निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिनका नाम है बाला साहेब ठाकरे, जो कि शिवसेना के संस्थापक है। उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी। तो इन दोनों महान नेताओं की पुण्यतिथि पूरे देश भर में धूमधाम से आज मनाई जा रही है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।